नमस्कार काका, में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है और अमेरिका के बीच में। ईरान ने, आपको पता है कि 10 से 11 खाड़ी देशों पर भी हमला किया है। आज ट्रंप ने कहा कि ईरान को उसके पड़ोसियों पे हमला नहीं करना चाहिए था। इसको आप कैसे देख सकते हैं कि क्या अब अमेरिका इस बात के लिए जिद करने लगा है कि ईरान हमारी शर्तों पे माने और नहीं तो उसके पास दूसरा प्लान है। बात चर्चा में आ रही है कि वह टैक्टिकल न्यूक्लियर बम बनाने वाला है या बम इस्तेमाल कर सकता है। खैर, वो बना चुका है टैक्टिकल न्यूक्लियर बम। इससे एक बात समझ में आती है, अगर मैं आपको साल भर पहले लेके चलूं, जब ट्रंप प्रशासन बना और ट्रंप जब दूसरी बार गद्दी पे बैठे वहाँ के और राष्ट्रपति हुए, तभी उन्होंने जनवरी में आते ही पहला काम किया था कि उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को निकाल दिया था। ये वही पेरिस एग्रीमेंट है जिसका लक्ष्य है पूरी दुनिया का 192 कंट्री मिल के उस लक्ष्य को हासिल करने में लगी हुई, 0 कार्बन उत्सर्जन, और जिसके तहत 2 डिग्री सेल्सियस से जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा था उसी को ऑब्टेन करने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस घटाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको कम करना था। जिसके तहत उन्होंने लगभग कई ऐसे संगठन हैं जैसे WHO, IPCC, UNFCCC, इन सब चीज़ों से अपना अमेरिका का जो फंड अमेरिका देती थी वो सबको वापस कर लिया और अपने आप को बाहर निकाल लिया। यानी अगर आप सोचेंगे तो ये तब से ही ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही थी। और चूंकि नोबेल प्राइज वो जानते थे कि हमको नहीं मिल पाएगा एप्स्टीन फाइल में फंसने के कारण, तो उन्होंने एक ऐसा जिद किया जिसके तहत वो अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। अमेरिका हमेशा से ये करता आया है। उसने ऐसा जिद किया कि हमको शांति के लिए नोबेल मिल जाए। फिर उसने कई जगह कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया और अपना युद्ध खुद नहीं रोक पा रहा है ईरान से। ईरान भी अब अड़ गया है कि जो होगा सो देखा जाएगा, हम झुकने वाले नहीं हैं। वहाँ के जो आयतुल्ला खamenei थे, उनके बेटे को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। आप जस्ट सोचिए कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लिया होगा तो क्या होगा। क्या हम इस पे चर्चा चाहते हैं, या पूरे विश्व में जो स्टेट ऑफ हार्मुज है उसको टारगेट कर रहा है ईरान और कह रहा है इससे एक भी आयल टैंकर पास नहीं होगा, नहीं तो वह नष्ट किया जाएगा अगर पास होता है तो। आज अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेगेस, उनका बयान आया है कि अगर किसी भी देश की तेल प्रभावित होती है तो हम ईरान पे जो अभी हमले कर रहे हैं उससे 20 से 25 गुना ज़्यादा हमले करेंगे और ज़्यादा ताकत से हमले करेंगे। ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन अमेरिका की शर्तों पे ईरान को बात करना होगा। ईरान तुरंत जवाब उसका दे रहा है कि हम युद्ध विराम के तौर पे कोई भी बात नहीं करेंगे और जिसने इस युद्ध को शुरू किया है वह खामियाजा भुगतेगा। कई देशों में तेल का संकट बढ़ गया है और यह जैसे जैसे चलेगा अमेरिका को ज्यादा नुकसान देखना पड़ेगा, क्योंकि जो 20,000 की ड्रोन है या अमेरिका उस पर 10 लाख का ड्रोन गिरा के और उसको तबाह कर रहा है। इस तरीके से अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। या टैक्टिकल बम क्या होता है, तो आपको पता होगा कि जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था उसके 1/3 यह नुकसान करता है। इसको जनरली ट्रंप प्रशासन ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है और ज़्यादा नीचे जाके जमीन में और वो बना रहा है, अपना परमाणु बम पे काम कर रहा है। उस बस्टर बम को गिरा के हम उसको तबाह करेंगे। ईरान भी इस बात पे अड़ा हुआ है कि हम अमेरिका को दिखाएंगे और उसने साथ ही 11 खाड़ी देशों पे हमला करके ये जता दिया कि हम भी इसमें पीछे झुकने वाले नहीं हैं। अगर अमेरिका की मनमानी आप देखेंगे तो इराक पे भी उसने वही मनमानी किया, उसने फिर अफगानिस्तान पे किया, उसने नाटो देश को भी धमकी दी। अभी कुछ समय आप पहले देखे होंगे कि ग्रीनलैंड हमको मिल जाए। ग्रीनलैंड पे
क्वांटम कंप्यूटिंग लगाने के प्लान से पर्पज से किया गया हो या कोई और पर्पज से, जब उसने देखा कि भारत एक तरफा ग्रो कर रहा है, चाइना एक तरफा ग्रो कर रहा है, एशिया में दो सबसे शक्तिशाली देश बन के उभर जाएंगे, तो उसने सोचा कि इनको पीछे करने का एक तरीका है कि कहीं पे भी छेड़ दो युद्ध। उसने पहले बार बार बोला और फिर एक तरीके से युद्ध छेड़ दिया। यह ऐसा नहीं है कि यह एक दिन की रणनीति है, अमेरिका ये पहले से रणनीति दे रहा था। जैसे अगर आप मानेंगे तो जो एक उभरती शक्ति होती है उससे इस्टेब्लिश्ड शक्ति है वो घबराती है, और यही कारण होता है कि अमेरिका को डर लगने लगा है। वह मादुरो को उठाया और फिर ईरान पे हमला किया। वह मेंटली बाकी देशों को ये बता रहा है कि अभी हम ही सुपर पावर हैं, बाकी कोई इस लाइन में आने की कोशिश न करे। अभी कुछ समय पहले एक अमेरिका के अधिकारी का बयान आया था, आपको पता होगा, कि भारत के साथ हम वो गलती नहीं करेंगे जो अमेरिका के साथ कर चुके हैं। भारत का पक्ष क्या है? ईरान और इजराइल के प्रति अब भारत फंसा हुआ है। भारत के पास ईरान हमारा एनर्जी वाला साझेदार है और इजराइल भी हमारा साझेदार है। क्योंकि ईरान हमारा कल्चरल साझेदार भी है, वहाँ 5000 से 7000 तक सभ्यताएं मिलती हैं। भारत का भी 10,000 से पहले की सभ्यताएं मिलती हैं। चाइना का भी लगभग इतना ही मिलता है। तो इस तरीके से चीज़ें मिल रही हैं। इसलिए इंडो आर्यन की आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो इस सब चीज़ों को जान पाएंगे कि वहाँ पे ईरानी हुए। फिर ईरान में जब 7वीं शताब्दी में जब इस्लामीकरण हुआ ईरान का, उस समय तमाम पारसी गुजरात में आए और इस समय मुंबई में हैं। टोटल पारसियों की संख्या इस समय भारत में 50 से 60,000 माना जा रहा है। 2011 की जनगणना अगर हम की बात करें तो उस समय 60,000 पारसी नोटिस्ड हुए थे। क्योंकि उनकी जनसंख्या इसलिए नहीं बढ़ रही है ज़्यादा, क्योंकि उनमें जो क्या बोलते हैं कन्वर्जन जो होता है वो नहीं पॉसिबल है। अगर कोई बाहर की लड़की से शादी या लड़के शादी करता है तो उसको कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाता है। और ईरान जो नवरोज है, ईरान का प्रमुख त्यौहार नवरोज है, जिसपे पर्सिया से चेंज करके नाम ईरान रखा गया था 1925 या 35 के बीच में। तो इस तरीके से आने वाले समय में क्या होता है, और जो संकट बढ़ रहा है हमारे देश में, सबसे बड़ी बात है कि क्या हम पेरिस एग्रीमेंट को अब अचीव कर पाएंगे। क्योंकि मिलिट्री जितना भी एक्सरसाइज करती है, जितने भी बम मारती है किसी दूसरे देश पे, उसका कोई डेटा नहीं होता है। CO2 उत्सर्जन जो हम करने वाले थे, जब अमेरिका को अपना काम करना होता है तो वह नियम बना देता है और जब चाहे तब नियम से निकल जाता है। इसीलिए भारत को भी चाहिए कि अपना एक पॉलिसी बनाए, अपने लेवल पे बनाए, खुद के नेटिव लैंग्वेज में बनाए, खुद के नेटिव प्लेस पे बनाए, नेटिव लोगों से मिल के बनाए। एक नई पॉलिसी भारत को भी चाहिए जो किसी के सामने न झुके। हमें अपना एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, सस्टेनेबल वे में बढ़ाएं, चाहे किसी में भी, कि हम कोई भी सप्लाई चेन डिसरप्ट करके हमको कुछ गुमराह न कर सके। तो ये तरीके थी। आप बताइए कमेंट में कि क्या हम पेरिस एग्रीमेंट हुआ या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ या IPCC की जो रिपोर्ट आती है, क्या ऐसे ही बड़े डेवलप्ड नेशन पूरे विश्व को फूल बनाते हैं, एक तरीके से मूर्ख बनाते हैं, और जब अपनी मर्जी है तब कर सकते हैं। ये तो एक पर्यावरण आतंकवाद हुआ। अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल जस्टिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह अमेरिका सीधे पर्यावरण आतंकवाद पे उतारू हो गया है। जो भी दूसरे पे थोपता है, आर्थिक आतंकवाद तो है ही है, नया ये शब्द है कि पर्यावरण आतंकवाद पे अब उतारू हो चुका है। और यह पर्यावरण आतंकवाद दुनिया को कहाँ लेके जाएगा। मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं और पृथ्वी को इसलिए नष्ट कर रहे हैं कि उनकी कंपनियां चल जाएं और बाकी सारी चीज़ें एक फ्लो रेट में चलती रहें। देखिए आगे क्या होता है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आप इस पे क्या सोचते हैं और आने वाला समय कैसे चेंज होगा, भारत का क्या ग्रोथ रेट होगा, क्या शेयर मार्केट होगा, इन्वायरमेंटल जस्टिस पे भारत की पॉलिसी क्या होगी, साथ ही विश्व के साथ हम कितना कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ पाएंगे, और क्या हम जो दौड़ने वाले थे क्या हमारी ग्रोथ जो है STD हो गई है या हम आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।